हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 7, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखिएगा। इस पूरी सीरीज के क्या क्या फीचर्स हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये आपका 10,000 जीके जीएस का एमसीक्यू है जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपका जीके जीएस का पूरा सिलेबस कवर होगा। साथ ही में कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन यहाँ पे होगा। साथ ही में आपके एग्जाम में 95% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, आपके लिए दो फीचर्स है। पहला तो ये, अगर आपको वीडियोस को फ्री में देखना है तो उसके लिए आपको जो हमारा चैनल है दैट इज रवि स्टडी जीके, आपको वहां पर विजिट करना है। अगर आपको वीडियोस के साथ साथ हमारे इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ नोट्स एंड साथ ही में फ्री अनलिमिटेड टेस्ट चाहिए, साथ ही बिना किसी एडवर्टाइजमेंट का वीडियोस को वन गो में देखना चाहते हो, या फिर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियोस को लेना है, तो उसके लिए आपको हमारा जो पेड बैच है उसको ज्वाइन करना है। वहां पे डेली क्लास होती है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे। साथ ही में एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट आपका कवर होगा। बाइलिंगुअल एमसीक्यूज होंगे, बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। साथ ही में सभी पीवाईक्यूज, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ये सभी यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं। एंड इन सभी फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आपको हमारा ऐप दैट इज रवि स्टडी ऐप, आपको उसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको ये जो पेड बैच है 10,000 जीके जीएस का, उसमें आप यहाँ पे एनरोल हो सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाटी के उत्तरी भाग में स्थित है। तो पूर्वी घाटी का उत्तरी भाग यानी कि देखिए ये हमारा इंडिया, यहाँ पर आपका है वेस्टर्न घाट और इधर आपका ईस्टर्न घाट। तो आपसे क्या पूछा है, पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट के नॉर्थन पार्ट में आपको इनमें से कौन सी हिल्स देखने के लिए मिलती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महेंद्रगिरी पहाड़ियां। तो आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हो, ये है वेस्टर्न कोस्ट एंड ये ईस्टर्न कोस्ट, और इसी ईस्टर्न कोस्ट में नॉर्थ की तरफ आपको मिलेगा महेंद्रगिरी, और वही आपसे पूछा गया है। अब बाकी जो ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है, लाइक अगर हम बात करें नीलगिरी हिल्स का या फिर डोडा बेटा हिल्स का, अनामलाई हिल्स का, तो ये सभी आपको वेस्टर्न पार्ट में देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, आपको डोडा बेटा, अन्नामलाई, नीलगिरी, ठीक है, अनाईमुडी, ये सब आपको वेस्टर्न घाट की तरफ मिलेंगी। बट यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया अभी दैट इज महेंद्रगिरी, तो वो आपको जो ईस्टर्न घाट वाला एरिया यानी कि पूर्वी घाट वाला, वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क ये राजस्थान के किन जिलों में स्थित है। तो एक तो नाम से आपको समझ में आ रहा है कि डेजर्ट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। बट राजस्थान के किस एरिया में, किस डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में जो जैसलमेर और बाड़मेर वाला रीजन है, वहां पर आपको राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि स्पेसिफिकली यहाँ वाले रीजन में आपको मिलेगा राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क। आप यहाँ पे मैप में लोकेशन देख सकते हो, यह है जैसलमेर, बाड़मेर, और यहीं पर ही कहीं बीच में क्या है, डेजर्ट नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक प्रचलित है और मृदा अपरदन का एक कारण ये यहाँ पर बन जाती है। तो हम बात करें किस चीज की, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। ठीक है, जिसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। तो वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक प्रचलित है ये, और ये काफी एक कारण बनती है किस चीज का, सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन का। ठीक है, तो इसमें जो स्थानांतरित कृषि है यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसका नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि जिसको हम झूम खेती के नाम से भी जानते हैं, तो ये उत्तर जो हमारा भारत है वहां पर, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में, सॉरी, पूर्वोत्तर भारत में काफी फेमस है एंड काफी प्रचलित भी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अगर हम बात करें, तो जो किसान है वो वनस्पति को काटकर और जलाकर वन भूमि को साफ करते हैं। इसको हम काटो और जलाओ विधि के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, और जो भी राख फिर वहां पे बचती है तो उसको हम एज अ फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक के रूप में हम इस्तेमाल उसका करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका ये जैसे खेत है, आपने यहाँ पे कुछ भी सामान उगाया, उसके बाद आपने उसको काटा,
जो बचा उसको आपने जलाया, फिर आपकी यहाँ पे राख हुई और उसी राख को यहाँ पे एक फर्टिलाइज़र की तरह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी को कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। फिर वो कहीं और जाते हैं, सेम प्रैक्टिस करते हैं, फिर कुछ समय के बाद आते हैं, इतना ये जो ज़मीन है वो वापस से उपजाऊ हो जाती है, फिर वापस से यहाँ पे वो अपना सामान जो भी उन्हें उगाना होता है उसको उगाते हैं, देन फिर वो सेम चीज़ काटो, जलाओ और फिर वो चले जाते हैं। ऐसे वो चीज़ें चलती रहती हैं, इसी को कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? यानी कि सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आईएनसी इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931, ये कौन थे? तो सही आंसर है महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और एक ही बार जो है 1931 में महात्मा गांधी जी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं आईएनसी को 1931 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। वहीं बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, तो ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन महात्मा गांधी की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 1931 का जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें ये शामिल हुए थे, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति ये सर्वोच्च न्यायालय में निहित है? तो सर्वोच्च न्यायालय, आपको ध्यान रखना है कि आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है या फिर हाई कोर्ट पूछ रहा है, क्योंकि अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछे तो आर्टिकल 32 आएगा, बट हाई कोर्ट पूछे तो आर्टिकल 226 आता है, ठीक है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 ये सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। 5 प्रकार की रिट होती है, पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आप लोगों के साथ में। जैसे कि बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या फिर अधिकार परीक्षा। तो 5 प्रकार की रिट होती है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के थ्रू अगर आप जाओ तो आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट के थ्रू जाओ तो आर्टिकल 226। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 जिसको हम अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में, इसे हृदय और आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है? हृदय और आत्मा। संवैधानिक उपचारों का उपचार भी इसको कहते हैं। आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है काफ़ी ज़्यादा, और इसको हृदय और आत्मा भी कहते हैं। किसने बोला था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, राइट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा समान कार्य के लिए समान वेतन यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये बात करते हैं किस आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल नंबर 39 डी की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आजकल एग्जाम में जो डीपीएसपी वाला पार्ट है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, साथ में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी कि मौलिक कर्तव्य, वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है 39 डी जो कि बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, इसकी बात करता है कौन सा आर्टिकल? 39 डी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 में, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट भारत के उत्तरी मैदान में मुख्यतः किन नदियों के निष्पेकों से निर्मित है? मतलब ये जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारे इंडिया का, वो प्राइमरीली किस रिवर के डिपॉजिट से यहाँ पे बना हुआ है? तो ये बना है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा है, जो डिपॉजिट्स हैं, उनसे ये मिलके बना हुआ है, ठीक है? आप देखोगे कि जो नदन प्लेन है वो पूरा गंगा बेसिन, गंगा प्लेन भी हम उसको कहते हैं। तो नदन प्लेन जो है इंडिया का प्राइमरीली गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इन तीनों ही रिवर के जो डिपॉजिट्स हैं, उनसे मिलकर ये बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम बात करें 21 जून यानी कि इंटरनेशनल योगा डे 2025, इसकी थीम क्या थी? तो थीम काफी एग्जाम में पूछते हैं। तो 21 जून जब हम मनाते हैं योगा डे या फिर इंटरनेशनल योगा डे, इसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 2025 की थीम है ये योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ठीक है? तो थीम भी आपको ध्यान रखनी है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट, ये डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हर साल 17 जून को मनाते हैं।
विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस यानी कि 17 जून। अगेन इसका भी जो थीम है वो आपने कमेंट करके बताना है कि 2025 पे इस डे की थीम क्या थी? इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी पूर्व में कौन-सा द्वीप स्थित है? तो अगर हम बात करें भारत की मुख्य भूमि, तो ये अपना इंडिया है, इंडिया का नीचे वाला पार्ट है साउथ वाला, तो इसी में ये हमारी मुख्य भूमि, इसी के दक्षिण पूर्व में, जब आप इसको बाइफरकेट करोगे, तो साउथ है, इधर है नॉर्थ आपका, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो दक्षिण पूर्व यानी कि इस तरफ, तो इस तरफ कौन से द्वीप हैं, कौन से आइलैंड्स हैं? तो ये हो जाएँगे आपके अंडमान और निकोबार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जब आप मैप के थ्रू कोई क्वेश्चन करते हो ना, तो आपकी वो काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो सही हो जाए, ठीक है? आप कन्फ्यूज़ नहीं होते हो, आप डाउट का जो है वो आपका क्लियर हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो इंडिया का मेनलैंड है, उसके दक्षिण पूर्व वाले एरिया में आपको अंडमान और निकोबार, ये दोनों जो द्वीप हैं वो देखने के लिए मिल जाएँगे। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, और अंडमान और निकोबार में कुल मिला के 572 द्वीप्स आपको मिलेंगे, और ये क्वेश्चन इस बार के एनटीपीसी एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये हम कब मनाते हैं? तो हर साल 8 सितंबर को मनता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट डे है, और 1966 से इस दिन को मनाने की घोषणा करी थी किसने? यूनेस्को ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, स्थायी कार्यपालिका यानी कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो कौन होते हैं? तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जो भी हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, वही आते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो स्थायी लोक सेवक जो दैनिक प्रशासन का प्रबंधन करते हैं, द परमानेंट सिविल सर्वेंट्स हु मैनेज डेली एडमिनिस्ट्रेशन, वही पार्ट है किस चीज का? परमानेंट एग्जीक्यूटिव का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अंडमान द्वीप समूह में अपने निवास स्थान को संदर्भित करने के लिए जारवा जनजाति किस नाम का प्रयोग करती है? तो यहाँ पे जो जारवा जनजाति है वो अपने घर को संदर्भित करने के लिए चड्ढास जो है उसका इस्तेमाल करती है, उस शब्द का इस्तेमाल करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो जारवा जनजाति है वो अपने घर को किस नाम से जानती है? चड्ढास के नाम से। कहाँ पे? अंडमान जो द्वीप समूह है वहां पर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और ये शब्द उनकी भाषा, उनकी संस्कृति की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जिनकी पैतृक भूमि है, उस पर्यावरण को दर्शाता है जिस पर वो कभी निर्भर रहते हैं, ठीक है? तो चड्ढास का अर्थ होता है, यह शब्द उन क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं जहाँ पर जारवा लोग निवास करते हैं, और उनकी मातृभूमि और उस पारिस्थितिकी तंत्र को उनका वो प्रतिनिधित्व या फिर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इसीलिए चड्ढास वो लोग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है? तो यूनेस्को के विश्व धरोहर धरोहर में जो शामिल स्टेशन है दैट इज वो आएगा आपका कौन सा? तो आपको ध्यान रखना है इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसी को यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वहां पे शामिल किया गया है। कुल मिलाकर एट प्रेजेंट अगर हम बात करें सितंबर 2025 तक, तो इसमें 44 साइट्स हमारे पास हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें 43 नंबर की थी मोहद्दम्स, एंड 44 नंबर की आती है कौन सी? दैट इज आपकी जो ये है मराठास लैंडस्केप्स, वो 44 नंबर पर आता है, ठीक है? और इसमें जो विश्व धरोहर में शामिल है जो, तो वो होगा कौन सा? दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, इसके अलावा अगर हम बात करें कालका शिमला रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, तो ये सब भी शामिल है। बट आउट ऑफ दीज ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, राइट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान और दंड स्थगित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो जब भी आप देखो क्षमादान, तो आपको क्या टिक करना है? आर्टिकल 72, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आर्टिकल 72 बात करता है क्षमादान की, दंड स्थगन की और छूट और राहत देने की, यानी कि जो उनकी सजा है उसमें राहत,
छूट, इन सब की बात करता है कौन-सा आर्टिकल नंबर 72। कई तरीके के होते हैं, लाइक अगर हम बात करें पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, सस्पेंशन, ये कुछ तरीके होते हैं जिसके द्वारा जो राष्ट्रपति है वो किसी भी व्यक्ति की जो उसको सज़ा मिली होती है उसको कम कर सकता है, फिर उसको टर्मिनेट भी कर सकता है। बात करें लाइक अगर हम पार्डन की, तो यानी कि क्षमा की, तो उसमें क्या होता है कि जो भी गुनहगार है या फिर जो भी दोषी ठहराया हुआ बंदा होता है, उसको कंप्लीटली पूरी तरीके से यहाँ पे मुक्त कर देते हैं। विनय में यानी कि कम्यूटेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, सज़ा के रूप को बदले बिना एक रूप को दूसरे रूप में बदलना ही क्या होता है, यहाँ पे कम्यूटेशन में आता है। लाइक अगर हम बात करें कि जैसे किसी को मृत्युदंड को कम गंभीर सज़ा में बदलना, ठीक है? फिर है रेमिशन। रेमिशन में क्या होगा, सज़ा की अवधि को कम करेंगे। लाइक अगर हम बात करें कि अगर आपको 5 साल की जेल हुई है, मतलब नॉट आपको बट किसी पर्सन को 5 साल की जेल हुई तो उसको कम करके लाइक हमने 2 साल की कर दी। तो इसमें क्या होता है कि सज़ा की अवधि को कम करते हैं। रेस्पाइट में, लघुकरण में क्या होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण, जैसे कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है या फिर सज़ा के चरित्र में बदलाव करके उसे कम कर सकते हैं, ठीक है? फिर बात करें सस्पेंशन की, तो उसमें कुछ समय तक के लिए जो भी उसकी सज़ा है उसको टाल सकते हैं, ठीक है? तो ये आपकी 5 तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, अपने समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध एक लोकप्रिय पर्यटन पर्यटन स्थल यानी कि स्वराज द्वीप, ये कहाँ पर स्थित है? तो स्वराज द्वीप आपको मिलेगा कहाँ पे? दैट इज़ इन दी, आपको ये मिलेगा कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर आपको देखने के लिए मिलेगा स्वराज द्वीप, जिसको पहले हैवलॉक द्वीप के नाम से भी हम लोग जानते थे। तो हैवलॉक द्वीप का ही दूसरा नाम क्या है? दैट इज स्वराज द्वीप, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है और ये अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें देखने के लिए आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने भारत के किस राज्य पर शासन किया था? तो मीर जाफर और मीर कासिम की बात करें तो बंगाल राज्य पर इन्होंने शासन किया था 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम ये सब लोग कहाँ से थे? बंगाल से थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कलबेलिया की बात करें तो ये आपको रिलेट करना है कहाँ से? राजस्थान से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो कालबेलिया लोकगीत या फिर नृत्य भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। यह नृत्य राजस्थान के जो कालबेलिया समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा ये किया जाता है, ठीक है? तो ध्यान रखना है। एंड 2010 में यूनेस्को का जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है उसमें इसको शामिल किया गया था। तो कालबेलिया लोकगीत कहाँ से? राजस्थान से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 580 से 605 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले पुष्यभूति राजवंश का पहला उल्लेखनीय राजा माना जाता है? तो पुष्यभूति राजवंश की बात करें तो उसी के एक उल्लेखनीय राजा यहाँ पर है और नाम क्या है इनका? तो नाम ध्यान रखना, दैट इज इसमें नाम होगा प्रभा प्रभाकर वर्धन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछे किस डायनेस्टी से हैं तो ये है पुष्यभूति डायनेस्टी से, पुष्यभूति राजवंश से, जिन्होंने कि 580 से लेके 605 ईस्वी ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, दैट इज प्रभाकर वर्धन, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई थी? तो कुचिपुड़ी जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उन्हीं में से एक आता है, दैट इज कुचिपुड़ी, और इसकी शुरुआत होती है कहाँ से? दैट इज इन दी आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो कुल मिला के हमारे पास 8 क्लासिकल डांस है जिनमें से एक आता है कुचिपुड़ी और इसी की शुरुआत होती है कहाँ से? इन दी आंध्र प्रदेश, तो ये ध्यान रखना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा सरकारिया आयोग नामक एक आयोग का गठन ये किस वर्ष में किया गया था? तो सरकारिया आयोग सबसे पहले ध्यान रखना है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है? और ईयर की बात करें तो 1983 इंपॉर्टेंट है, 1983। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग की स्थापना ये किस वर्ष की गई थी? तो पहला वित्त आयोग इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है 1981, सॉरी 1951। और प्रथम वित्त आयोग की बात करें तो इसके जो थे अध्यक्ष कौन थे, कैसी ये बॉडी है, तो वो सभी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर हम बात करें वित्त आयोग की स्थापना तो 1951, ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक बॉडी है कि किसका मेंशन संविधान में है, आर्टिकल
280। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 280। एट प्रेजेंट 16 फाइनेंस कमीशन के जो हेड है वो कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है अरविंद पनगड़िया का। और पहले कौन थे, इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? तो देखिए, बात करें कैग की, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, तो इसका मेंशन तो संविधान में है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर बात करें यूपीएससी की, तो इसका मेंशन भी संविधान में है, तो ये भी एक संवैधानिक बॉडी है। इलेक्शन कमीशन अगेन संवैधानिक बॉडी है, आर्टिकल में मेंशन है। लेकिन नीति आयोग की बात करें तो ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। 2015 1 इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन होते हैं देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी और सीईओ है कौन? दैट इज बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन ये वर्ष किया गया, फिर कब किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन है उसकी स्थापना होती है 1953 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो 1953 में जो ये है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसकी स्थापना यहाँ पर होती है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए थे? तो चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1953, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये हो जाएंगे दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काका कालेलकर। तो काका कालेलकर अध्यक्ष थे किस चीज के? पहले बैकवर्ड कमीशन के, जो कि 1953 में बना था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, लाइक अगर हम बात करें कि अगर आपको कोई भी पीडीएफ या फिर ई बुक को परचेज करना है तो आपको हमारी वेबसाइट दैट इज www.ravibookspedia.com पर विजिट करना है। कोई भी अगर बुक आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मंगवाने तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviditipublication.com। साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन दैट इज रवि स्टडी ऐप, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। डेली करंट अफेयर के लिए आपको फॉलो करना है करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को। साथ ही में जो भी क्लासेस हमारी हिंदी में होती है, लाइक इन दी ऑन दी रवि स्टडी जीके या फिर करंट अफेयर्स बाय रवि, तो उन सभी की इंग्लिश पीडीएफ आपको, इंग्लिश वीडियो आपको मिलेगी रवि अदिति क्लासेस पर। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि रहेगा कि भारतीय महिला आयोग के पहले पुरुष अध्यक्ष कौन थे? तो बात करें विमेन्स कमीशन की, तो वैसे तो जनरली जो विमेन्स है वही कमीशन की हेड बनती है, बट पहली बार जो पुरुष अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? तो वो थे यहाँ पे कौन? दैट इज आलोक रावत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आलोक रावत जी का नाम आपको ध्यान रखना है, और ये पहले महिला आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी बात करें चेयरमैन ऑफ विमेन कमीशन, तो ये कौन है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें करेक्ट आंसर विजया के राहटकर। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि विजया के राहटकर ये है एट प्रेजेंट में नेशनल कमीशन फॉर विमेन की हेड, बट पहले पुरुष अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आलोक रावत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन ये कब किया गया था? तो फर्स्ट अमेंडमेंट होता है कब? 1951 में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो लागू होने के अगले साल ही पहला संविधान संशोधन हुआ है 1951 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उस पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, गिद्दा ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा की बात करें, ये लोक नृत्य कौन से स्टेट का? दैट इज पंजाब का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब गिद्दा बेसिकली करते हैं विमेन्स, वही अगर हम बात करें मेल्स पंजाब में वो करते हैं भांगड़ा। ठीक है, तो दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेची नदी ये किस नदी की सहायक नदी है? तो मेची नदी की बात करें तो ये महानंदा नदी जो है उसकी सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये महानंदा नदी की एक सहायक नदी है जो कि नेपाल में महाभारत पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, और भारत में बिहार के किशनगंज जिले में महानंदा से जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, दैट इज मेची महानंदा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि उस जल निकासी पैटर्न को किस नाम से जानते हैं जहां पर एक पहाड़ी से जो है नदी निकलती है और वो सभी दिशाओं में बहती है? तो उसको कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो उसमें क्या होगा, यहाँ से निकलती है नदी और ये फिर हर दिशा में
बहती है इसी को ही रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग यहाँ पे जो है वो होते हैं, ड्रेनेज पैटर्न होता है। लाइक अगर हम बात करें रेडियल में क्या होता है, यहाँ से आपकी नदी निकलेगी, हर एक दिशा में बहेगी, ठीक है? यहाँ से एक धारा निकलेगी, फिर वो अलग-अलग यहाँ पे बढ़ जाएगी। सेम ऐसा अलग-अलग बढ़ जाएगी, ठीक है? कुछ इर्रेगुलर्स होती हैं, कुछ पाइनेट्स होती हैं, कुछ रेडियल्स, ट्रेलिस, डेंड्राइटिक। तो ये कुछ आपके पैटर्न्स है किस चीज़ के? ड्रेनेज सिस्टम के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़िया से निकलती है? तो अमरकंटक हिल से जो निकलती है रिवर, दैट इज यहाँ पे होगी नर्मदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो नर्मदा जो है वो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि ये इधर की तरफ बहती है, और फाइनली ये जो अरब सागर है, अरेबियन सी, वहां पर ही जाकर गिरती है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, आप देख सकते हो यहाँ से ये पूरी निकल के अरेबियन सी में गिर जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए किस संस्था की स्थापना करी थी? तो यहाँ पे स्थापना होती है मानव अधिकार की, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? 1993 में फॉर्मेशन है, कई बार एग्जाम में पूछे कि कब बना है, 1993 में। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसका मेंशन संविधान में नहीं है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, नीति आयोग का मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो नीति आयोग के मुख्यालय की बात करें तो ये आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा, ठीक है? इसके चेयरमैन कौन है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन है इसके कौन? इसके वाइस चेयरमैन होंगे सुमन बेरी। और सीईओ ये होंगे कौन? दैट इज बीवीआर सुब्रमण्यम। 2015 में स्टैब्लिशमेंट होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है? तो ये कुछ इंफॉर्मेशन चीजें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो ये क्या है? तो ये है गंगा रिवर डॉल्फिन फिश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो गंगा रिवर डॉल्फिन फिश है नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत का वाइसराय कौन था? तो उस समय जो ब्रिटिश भारत का वाइसराय था, तो वो था कौन? दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन था भारत के स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तब उस वायसराय कौन था? माउंटबेटन। और कब इंडिपेंडेंट होता है इंडिया? 15 अगस्त 1947 में, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? मतलब दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो ये थी कलकत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। 1911 में जो कैपिटल है वो कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित की गई थी, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में पहली पूर्ण जनगणना ये किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो पहली पूर्ण जनगणना होती है 1881 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हर 10 साल में होती है। लास्ट 2011 में हुई थी, अब प्रस्तावित है 2027 में। हालांकि होनी थी 2021 में, बट तब कोरोना वगैरह आ चुका था, तब इसलिए 2021 में नहीं हुई। फिर कुछ और सर्कमस्टेंसेस थे, अब फाइनली 2027 में जो सेंसस है वो होगा। लेकिन पहला पूर्ण सेंसस की बात करें तो ये हुआ था 1881 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मध्यकालीन महाकाव्य दैट इज पद्मावत ये किसने लिखा है? तो पद्मावत लिखा है किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो मध्यकालीन महाकाव्य पद्मावत ये इसकी रचना सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, जो कि हिंदी साहित्य की निर्गुण प्रेमश्री शाखा के कवि हैं, ठीक है? अवधी भाषा में रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो ये ध्यान रखना, दैट इज मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है महाकाव्य पद्मावत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह यहाँ पर होगा कौन सा? दैट इज त्रिपिटक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो त्रिपिटक को ही कहा जाता है बौद्ध की जो शिक्षा है उनका एक पुराना और मौलिक संग्रह, ठीक है? त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन टोकरियां, और इसमें बुद्ध और उनके शिष्यों की शिक्षाएं हैं, जिसमें अगर हम बात करें तीन भाग हैं, जिसमें सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है, ठीक है? सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं आएंगी, विनय पिटक में जो मठवासी हैं उनके नियम आएंगे, और अभिधम पिटक में आएंगी जो दर्शन और सिद्धांत की बातें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म स्थान था?
तो ये कौन-सा था? तो आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा बिहार का वैशाली यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो बिहार का वैशाली ये भगवान महावीर जी का जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है? और इसके निकट है कुंडग्राम, तो उसकी हम लोग बात करें यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, राइट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, कौन-सा गुणक सिद्धांत यह कहता है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी, अर्थव्यवस्था उतनी ही अधिक फलेगी-फूलेगी? तो ये बात करता है केनीशियन मल्टीप्लायर्स। ऐसे स्टेटमेंट्स तो आपको डायरेक्टली ही याद रखने हैं, जिसने बोला था कि अगर सरकार जितना अधिक खर्चा करेगी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो इतना ही फ्लरिश करेगी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी अर्थशास्त्री ने रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत 1936 में किस पुस्तक में लिखा है? तो ये लिखा है कौन-सी पुस्तक में? ये लिखा है जॉन मेनार्ड कीन्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936। राइटर कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने रुपए का जो चिन्ह है वो किस वर्ष में अपनाया था? तो रुपए का चिन्ह जो है वो अपनाया था 2010 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 2010 में भारत सरकार ने रुपए का चिन्ह जो है वो अपनाया था, तो आपको ध्यान रखना है इसमें ऑप्शन नंबर बी। और इसको किसने डिजाइन किया था वो भी कई बार आपसे पूछ लेते, तो उदय कुमार करके एक पर्सन थे जिन्होंने इस लोगो को यहाँ पे डिजाइन किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का नाम भारतीय मुद्रा नोट पर भी अंकित है? तो इसमें नाम शामिल है किसका? ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ये आरबीआई के वो है, अगर हम बात करें, अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, तो ये लगभग 3 साल 1982 से 85 के बीच में भारतीय रिज़र्व बैंक, यानी कि अगर हम बात करें आरबीआई, तो इसके गवर्नर भी रह चुके हैं और ये देश के प्रधानमंत्री भी थे, तो इसलिए इनका जो साइन है वो आपको जो करेंसी है उसपे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एनपी यानी कि जो गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, उनसे संबंधित है? तो उनसे कौन-सी चीज़ संबंधित है तो आपको ध्यान रखनी है, उनसे आपको रिलेट करना है किससे? बैंकिंग से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना, दैट इज़ बैंकिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में है? तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ये किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, इसकी शुरुआत होती है साल कौन-से में? 1986 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दैट सीआईआई का पूरा नाम क्या है? तो सीआईआई की फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ, तो ये हिंदी में भी ध्यान रखना है और इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? तो HYVP का पूर्ण रूप यहाँ पर होगा क्या? दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रव्यापी दुग्ध ग्रिड बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड ये किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन फ्लड इसकी शुरुआत होती है 1970s में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1970s में शुरुआत होती है किस चीज़ की? यहाँ पे राष्ट्रव्यापी जो दुग्ध है उस ग्रिड के बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी 19 जो है 70 में, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही में भी थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस हम डिस्कस करें स्टार्टिंग में, बट धीरे-धीरे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? इसके लिए डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को, ठीक है? इसके अलावा बात अगर हम करें टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनके आंसर्स आपने कमेंट करके बताना है। तो पहला है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाटी के उत्तरी भाग में स्थित है? इसका आंसर आपने बताना है। सेकंड क्वेश्चन है 1931 में द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें
कौन से भारतीय शामिल थे जिन्होंने कि आईएनसी को रिप्रेजेंट किया था? एंड थर्ड वन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये हम कब मनाते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये मैं आपको बता चुकी हूँ, करंट अफेयर्स को फॉलो करने के लिए आपको फॉलो करना है करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को। साथ ही में कोई भी ई-बुक को आपको मँगवाना है, कोई भी बुक्स को आपको घर पर मँगवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको विज़िट करना है www.ravididhipublication.com पर। यहाँ पे आपको सभी लिंक्स, सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ हमारी हैं, उनको मिल जाएँगी। साथ ही में जो हमारी वेबसाइट है, दैट इज़ ravibookspd.com, आप इस पे भी विज़िट कर सकते हो। सभी ई-बुक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। साथ ही में जो ऐप है, उसको भी आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको डेली जो क्लासेस होती हैं, बैच है हमारा, विजेता बैच, ये जो पूरा आपको पेड बैच है, वो भी आपको यहीं मिलेगा। साथ ही में जीके जीएस के नोट्स हैं, जीएस नोट्स हैं। इसके अलावा जो ई-बुक्स हैं, 25,000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, ये सभी फीचर्स आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएँगे। साथ ही में अगर हम बात करें, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी जेके को। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।